चलो, तो हम लोग का अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। अभी हम लोगों ने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब बीजाणु हानि से लघु बीजाणु का बनना। लघु बीजाणु जो बनता है वह एक कोशिकीय नर युग्मक है जिसको हम लोग परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। ये स्ट्रक्चर जो है हम लोगों का परागकण का है। ये जो परागकण होता है वो दो लेयर से, दो परत से घिरा होता है। जो सबसे बाहरी परत हम लोगों का ये दिख रहा है, इस परत को हम लोग क्या कहेंगे? एक्साइन कहेंगे। क्या है ये? सबसे बाहरी जो परत है उसको हम लोग एक्साइन बायोलॉजिकल टर्म में, और इसका अगर हम हिंदी बोले तो बाहरी वाला परत है, इसीलिए इसको हम लोग बारीचोल कहते हैं। अब ये जो एक्साइन होता है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रेसिस्टेंट मतलब कार्बनिक प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन जो है किसी भी एसिड में, एल्काइल में घुलता नहीं है, मतलब इसको कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा ये मजबूत होता है। जिस कारण से सपोज मान लो कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे दरवाजे पे एक पेड़ था और पेड़ से पोलन ग्रेन गिर गए। लाखों वर्षों के बाद अगर खुदाई हुई तो पोलन ग्रेन को कुछ नहीं होता, वो जैसे का तैसे पड़ा रहता है। तो ये पता चलता है अच्छा आम का पेड़ कभी यहाँ हुआ करता था, उस पोलन ग्रेन को देख करके पता चलता है। तो जो फॉसिल्स है, जीवाश्म है, उसमें इसी पोलन ग्रेन, इसी स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। फिर तुम लोगों के मन में आ रहा हो कि जब पोलन ग्रेन नष्ट नहीं होते हैं, ये वाला लेयर बहुत मजबूत होता है, तो फिर जो प्लांट का जर्मिनेशन होगा मतलब पौधे उगेंगे वो कैसे निकलेंगे? तो क्या होता है कि जहाँ वेजिटेटिव कोर होता है मतलब जनन की क्रिया होगी, पेड़ निकलेगा, वहाँ पे इसकी ये जो होता है थोड़ा दूर एरिया खाली होता है, जो कि जर्मिनेट करने में जहाँ आसानी होती है। इतनी बातें आ गई समझ में? क्या तो पोलन ग्रेन का बाहरी लेयर क्या कहलाया? एक्साइन कहलाया या बारीचोल कहलाया। यह एक बहुत मजबूत रासायनिक पदार्थ से बना होता है जिसको स्पोरोपोलिन कहते हैं। स्पोरोपोलिन को ना ही अम्ल, क्षार, लवण, अल्कोहल कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये जीवाश्म के रूप में लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक सुरक्षित पड़ा रहता है और ये आसानी से दिखाई देता है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन था। अब इसकी हम लोग अंदरूनी लेयर पे जाते हैं। जो दूसरी लेयर है उस दूसरी लेयर को इंटाइन कहते हैं। इंटाइन को हम लोग अंतःचोल भी कहते हैं, क्योंकि बाहरी वाले के अंदर में एक लेयर है, तो अंदर वाली लेयर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतःचोल। ये जो अंतःचोल है वो दो केमिकल सब्सटेंस, दो रासायनिक पदार्थ, एक सेलुलोज और दूसरा पेक्टिन की बनी होती है। इतनी बातें क्लियर है? अब एक बहुत हैरान करने वाली बातें हैं कि हम लोगों के आसपास जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का मतलब हो गया फ्लावरिंग प्लांट वाले, जिसके सीड्स जो हैं वो ढके हुए पाए जाते हैं। तो वो पौधे में अगर 100 पौधा है तो उसमें 40% पौधे में जो है उसका जो 60% में ये पोलन ग्रेन से ही पॉलिनेशन होता है, मतलब परागण होता है। कितने में? 60% पौधे में। फिर मन में रहा कि 40% पौधे में क्या होता है मैम? तो 40% पौधे में, 40% एंजियोस्पर्म में, उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, ये हम लोगों का क्या हो गया? परागकण नहीं कहेंगे, यहाँ पे नर युग्मक कह लें, परागकण भी कहेंगे तो चलेगा। नर युग्मक, मेल गैमीट, ठीक है, बारीकी से ध्यान देके पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। क्या हो गया? ये हो गया हम लोगों का नर युग्मक। नर युग्मक एक कोशिकीय है। अब इस कोशिका के अंदर पहली बार समसूत्री विभाजन, माइटोसिस कोशिका विभाजन की क्रिया होगी। क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट समसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है। तो डिवीजन कैसे होता है? सेल के अंदर ही दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सेल यहाँ बन गया, जो बड़ा सेल दिख रहा है इस सेल को हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव सेल। ये जो बड़ा सा एक सेल दिख रहा है इधर, क्या हो गया? वेजिटेटिव
वेजिटेटिव सेल को हम लोग हिंदी कहें तो वर्धी कोशिका कहेंगे, और एक जो सेल बनता है छोटा सा सेल उसको हम लोग जनरेटिव सेल कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? जनरेटिव सेल, जनन कोशिका। नाम ही है क्या? जनन कोशिका। तो जनरेटिव सेल से कुछ बनने वाला है, ठीक है। आगे चल करके क्या होता है, ये वेजिटेटिव सेल जो है जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देगा, भोजन तो चाहिए इसको आगे चलने में। तो क्या हो गया कि ये जो फिर से इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस डिवीजन होता है, और ये जो जनरेटिव सेल, तो वेजिटेटिव का वेजिटेटिव है ही, जनरेटिव सेल जो था, एक जनरेटिव सेल से दो जनरेटिव सेल का निर्माण हो जाता है। इसी दो जो जनरेटिव सेल है वही क्या कहलाता है? नर युग्मक कहलाता है। और ये जो वेजिटेटिव सेल था ये नर युग्मक को क्या देंगे? नरिशमेंट देंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक सेल जो है वो जाकर के ओवम को फर्टिलाइज करता है, और दूसरा सेल जो है वो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है, जो आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, वहाँ समझेंगे। फिर से एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आसानी से समझ में आएगा क्या है। तो ये हम लोग का पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन 2 लेयर से ढका होता है। पहला लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? एक्साइन। दूसरा लेयर को इंटाइन कहेंगे। एक्साइन वाला क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट है, कि एक्साइन लेयर किस चीज़ से बनी होती है? स्पोरोपोलोनिन से। और कभी कभी इंटाइन के बारे में भी पूछ देता है, तो ये सेलुलोज और पैक्टिन से। स्पोरोपोलोनिन का क्या फंक्शन है? तो ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको फॉसिल्स में भी ढूंढ सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब ये जो हम लोगों का पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन 60% जो एंजियोस्पर्म है इसी तरह से मेल गैमीट के रूप में फंक्शन करता है, लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म है उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाते हैं। क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं? तो एक पोलन ग्रेन आता है और उसमें फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं। तो हम थोड़ा सा बता दें कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है, यहाँ एक सेल से 2 सेल बन रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही सेल के अंदर है, ठीक है, इसी सेल के अंदर है। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बना, बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल कहलाया, छोटा वाला सेल जनरेटिव सेल कहलाया। नाम ये है इसका जनरेटिव सेल, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका में दूसरी बार माइटोसिस विभाजन होता है, जिससे 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। और ये जो वेजिटेटिव सेल था, ये जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक इसको नरिशमेंट अर्थात पोषण देने का काम करता है। क्लियर है इतनी बातें? अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो पोलन ग्रेन है उसके कुछ निगेटिव फीडबैक भी हैं, कुछ निगेटिव उसके इफेक्ट भी हम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो क्या पड़ता है? तो ये जो पोलन ग्रेन है, परागकण जो है परागकण मानव में एलर्जी उत्पन्न करता है। क्या करता है? एलर्जी उत्पन्न करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लांट्स के पोलन ग्रेन से सभी ह्यूमन में एलर्जी आए, ऐसी बातें नहीं है। किसी को एलर्जी हो भी सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती है। एलर्जी में होता क्या है? तो हेडेक आएगा, अस्थमा आएगा, हेडेक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। हेडेक मतलब सिर दर्द हो गया, चक्कर आना, मिचली आना, ये सारे एलर्जी के लक्षण हैं। अस्थमा को हम लोग दमा बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस को श्वसन शोथ बोलते हैं। जो हम लोगों का रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसमें पानी भर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि ऐसे कौन से, कोई एग्जाम्पल तो होंगे कि कौन से प्लांट्स हैं जो ह्यूमन में एलर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक है, विजुअल है, दिख रहा है, पार्थेनियम ग्रास। पार्थेनियम ग्रास को हम लोग कैरोट ग्रास या गाजर घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
गाजर घास, जिस तरह से हम लोग का गाजर का प्लांट होता है ना, देखने में थोड़ा बहुत उससे मिलता है, इसीलिए इसका नाम गाजर घास है। क्या नाम है इसका? पार्थेनियम। और इसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में पार्थेनियम, कैरोट घास या गाजर घास कहते हैं। अब ये जो कैरोट ग्रास है वो इंडिया की उपज नहीं है, वो इंडियन वीड्स नहीं है। ये कहाँ से आई? तो हम लोगों के यहाँ आज़ादी के समय में भोजन के भी लाले पड़ रहे थे, अकाल थे, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में प्रधानमंत्री जब थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो अमेरिका से गेहूं का आयात होता था, हम लोगों के यहाँ मंगवाया जाता था। तो उसी गेहूं के साथ ये कहाँ इम्पोर्ट हो गए, आ गए कहाँ पे? इंडिया में आ गए। जब उसी गेहूं को हम लोगों के खेतों में लगाया गया तो ये गाजर घास इंडिया में भी पहुंच गया, और अभी तो बहुत हद से इंडिया में है और हम लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर रहा है। तो ये बातें आ गई समझ में? क्या हो गया? नेगेटिव फीडबैक में परागकण जो है एलर्जी उत्पन्न करता है। एलर्जी में क्या क्या होगा? तो सिर दर्द, दिमाग और श्वसन सोच जैसी बीमारी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि एक एग्जाम्पल दें जिससे कि एलर्जी उत्पन्न होता है, तो ये पार्थेनियम ग्रासेस है, मतलब पॉलन ग्रैन से होता है, इस पेड़ से कोई बात नहीं है, पॉलन ग्रैन से। जैसे अगर कोई किसान के बच्चे होंगे, कभी गए होंगे मक्का के खेत में, तो क्या होता है जब घुसते हो, जब उसमें पॉलिनेशन का टाइम आता है तो पूरा हम लोग नहा जाते हैं ना पाउडर जैसे एलोइस स्ट्रक्चर से, तो यही क्या है? पॉलन ग्रैन है। किसी किसी बच्चे में जब जाते हैं घूमने तो क्या हो जाता है? खांसी आ जाती है, तो वही एलर्जी हो गया। क्लियर है? अब क्या है? कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी है, थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब पॉजिटिव फीडबैक के बारे में हम लोग देखें कि पॉलन ग्रेन जो है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्या इम्पोर्टेंट है? तो पॉलन ग्रेन जो है हम लोग जानते हैं कि उसी के रस को चूस करके जो हनी भी है हम लोगों के लिए हनी उत्पन्न करती है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो न्यूट्रिशन रिच भी होता है। क्या होता है इसमें? न्यूट्रिशन रिच, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसके कारण अभी तो हम लोगों के इंडिया में उतना ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे इस पोलन ग्रेन का यूज़ लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। किस चीज़ में करते हैं? फूड सप्लीमेंट के रूप में। इसके साथ साथ पोलन टेबलेट का यूज करते हैं, पोलन सिरप बना लेते हैं। अब ये जो पोलन टेबलेट और सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा वीक जो पेशेंट होते हैं उसको दिया जाता है, जिससे उसमें जल्दी एनर्जी आ जाती है। इसके साथ साथ इन चीज़ों का यूज जो है वो प्लेयर्स, एथलेटिक्स जो है, तुम लोग कभी देखा होगा, सुना होगा कि जो कोई प्लेयर्स है वो डोप टेस्ट में पकड़ाए। डोप टेस्ट का क्या मतलब हो गया कि कोई ऐसे ड्रग्स का यूज कर लिया जिसकी वजह से जो उसकी कार्य क्षमता थी वो ज़्यादा और मजबूत हो गई, जितना खेलता था उससे 1.5 गुना 2 गुना अच्छा खेलेगा, ये कहने का मतलब हो गया। तो एथलेटिक्स जो है, धावक जो है, इसका यूज़ करते हैं ताकि जो उसकी दौड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ रेसलर, हॉर्स को भी ये टैबलेट दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सके। तो ये इसका पॉजिटिव फीडबैक क्या हो गया? ये न्यूट्रिशन से रिच होते हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्री इसको भोजन के रूप में इसका सिरप और टैबलेट बना करके जो वीक पेशेंट रहते हैं उसको भी मजबूती देने के लिए करते हैं। इसके साथ ही साथ रेसलर और जो रेसलर हॉर्स और एथलेटिक्स है वो भी अपने वर्क पावर को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं एथलेटिक्स मतलब होता है जो दौड़ जो खेलते हैं ना, दौड़ते जो है,
उसको कहेंगे रेसलर घोड़ा, मतलब दौड़ने वाला घोड़ा होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसके प्रिजर्वेशन को। प्रिजर्वेशन मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे प्लांट्स जो है अभी विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, तो कैसे जान रहे हैं कि पहले के ज़माने में ये प्लांट हुआ करते थे जो कि आज नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लड बैंक में जिस तरह से ब्लड को संरक्षित करके स्टोर करके रखा जाता है, उसी तरह से स्पर्म बैंक होता है, पोलन बैंक होता है। तो पोलन बैंक में पोलन ग्रैन को रखा जाता है, पोलन बैंक, पराग बैंक। अब देखो पराग बैंक में क्या हो गया, पोलन ग्रैन को सुरक्षित रखा जाता है। अब जिस तरह से हम लोगों के ब्लड को हवा लग जाएगा तो क्लॉट कर जाएगा, उसी तरह से ज़्यादा दिन तक परागकण भी पराग बैंक में रहेंगे तो सड़ जाएंगे या जर्मिनेट कर जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए कुछ तो ऐसी स्थिति होगी कि उसमें रखा जाए। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। उसमें ये आसानी से बहुत दिनों तक संरक्षित रखे जाते हैं। इतनी बातें आ गई समझ में? क्या हो गया? तो पोलन बैंक, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि जो पोलन बैंक में पोलन ग्रैन को रखा जाता है उसका टेम्परेचर कितना रहता है, तो -196 डिग्री से। और किस चीज़ में रखा जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में। क्लियर है? इतनी बातें आई समझ में? तो इस तरह से हम लोगों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था, उसका जो मेल वाला पार्ट था, वो मेल वाला पार्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को भी देख लिया, पोलन ग्रैन भी बना लिया और पोलन ग्रैन को प्रिजर्व करके भी रख लिया बैंक में, पोलन बैंक में। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा फीमेल गैमीट के बारे में, मतलब मेगा स्पोरो, मदर सेल या मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फेसबुक पे कमेंट करके बताना, मैं उसका डाउट सेशन लगा दूंगी। ठीक है, चलो ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। बाय, थैंक यू।